देखो भाई, कल जो है तुम लोगों को नेचर ऑफ चार्ज पढ़ा दिया था और वेट टेबल भी पढ़ा दी थी। उसके अलावा तुम लोगों को एक वोल्ट वाइल इलेक्ट्रिसिटी भी पढ़ा दिया था, ठीक है ना। अब अपन चलते हैं और इसके अलावा हम लोगों को भी पढ़ा दिया था कि यूनिट ऑफ चार्ज क्या क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पढ़ा देता हूँ मैं सबसे पहले। तो अब अपन चलते हैं, ये है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। देखो जी, सबसे पहले आते हैं हमारे पास इसकी 5-6 प्रॉपर्टीज है ना। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। इट मींस अपने पास चार्ज को डिनोट करने के लिए डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं होती है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गया चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। सेकंड नंबर होता है चार्ज इज ए इनवेरिएबल या कांस्टेंट या इनवेरिएबल। देखो भाई, टू टाइप्स क्वांटिटी होती है, तुम सब जानते हो। एक तो वेरिएबल्स होते हैं और एक इनवेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स का मीनिंग होता है जिनके वैल्यूज में कंटीन्यूअसली चेंज होता रहता है, वो वेरिएबल्स। जैसे टाइम है, टाइम तो मोस्ट वेरिएबल है, तुम जानते हो टाइम कंटीन्यूअसली चेंज होता रहता है। तो वेरिएबल होता है वो टाइम होता है। इसके बाद आता है इनवेरिएबल। तो इनवेरिएबल का मतलब जिनकी वैल्यूज में कोई चेंज नहीं आता है। तो चार्ज जो है वो इनवेरिएबल क्वांटिटी है भाई अपने पास, ठीक है। ये बात हो गई इसकी। थर्ड नंबर आता है, ये है एडिटिव नेचर। एडिटिव नेचर। चार्ज है एडिटिव नेचर। एडिटिव नेचर का मीनिंग होता है टोटल चार्ज इन ए सिस्टम इज ए algebraic sum of all charges. Total charge in a system is a algebraic sum of all charges. It is called additive nature of a charge. आगे होगी बात समझ में। एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज का मीनिंग सबसे पहले कि टोटल चार्ज इन ए सिस्टम इज ए अलजेब्रिक सम। ये जैसे अपने पास मान लो प्लस में 2 माइक्रोकूलम, प्लस में 3 माइक्रोकूलम, माइनस में 7 माइक्रोकूलम। अगर सिग्मा 2 फाइंड आउट करोगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा -2 माइक्रोकूलम। इट मींस अपने पास चार्ज जो होता है वो एडिटिव नेचर का होता है। वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है क्या भाई? अरे बाकी बच्चों को भी नहीं आ रहा है क्या वीडियो? बाकी बच्चों को भी क्लियर नहीं है क्या? दीक्षा, पंकज, हर्षित, हर्ष, शीतल बोल रही है कि वीडियो क्लियर नहीं है। देखें एक बार, देखो बाकी बच्चों को आ रहा है क्या क्लियर? क्लियर है? शीतल एक बार नेटवर्क देख ले भाई। इको तो जो है ना भाई, ये रहता है जिस रूम में अपन पढ़ा है ना वो पूरा बंद है। कि बच्चे बहुत सारे रहते हैं ना, तो फिर उसमें ये रहता है कि आवाज जो है इको नहीं आता है। बट अब खाली रूम में मैं अकेला हूं तो इसलिए इको बहुत रहता है। तो इको की प्रॉब्लम तो रहती है रूम में। अब अपन चलते हैं, शीतल एक बार नेटवर्क देखें ना भाई, है ना। पहले हो सकता है कि नेटवर्क नहीं हो, इसलिए दिक्कत है। तो एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज हो गया। उसके बाद अपन आप चलते हैं फोर्थ नंबर, not charge not depends on a reference frame. reference frame देखो जी, सबसे पहले आता है रेफरेंस फ्रेम क्या है ना। रेफरेंस फ्रेम के हमने स्टडी किया होगा, वैसे पढ़ा होगा। इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम्स होते हैं, फिर भी मैं बता देता हूँ। इनर्शियल फ्रेम का मीनिंग होता है अपने पास ऐसा सिस्टम जिसके बेस पे किसी की पोजीशन डिसाइड होती है, उसको बोलते हैं रेफरेंस फ्रेम। जैसे रेफरेंस फ्रेम कैसे है, अपने पास एक सेंटेंस है कि रावण गेट 2 किलोमीटर है। तो
अब ये सेंटेंस जो है कंप्लीट नहीं माना जाएगा, क्योंकि रावण गेट 2 किलोमीटर है, पर कहाँ से है ये अपने को पता नहीं है, कहाँ से है ये चीज गिवन नहीं है। इसका मतलब ओरिजिन डिसाइड नहीं हुआ है या रेफरेंस पॉइंट डिसाइड नहीं हुआ है। तो रेफरेंस फ्रेम या रेफरेंस पॉइंट का मीनिंग होता है जहां से किसी की पोजीशन डिसाइड होती है, इट इज कॉल्ड रेफरेंस फ्रेम। अब जैसे है अपने पास कि रावण गेट 2 किलोमीटर फ्रॉम गोविंदपुरा स्टैंड, तो अब गोविंदपुरा स्टैंड को रेफरेंस पॉइंट मान लिया कि नहीं मान लिया, या अपन कहें कि गोविंदपुरा स्टैंड जो है वो अपने पास ओरिजिन की पोजीशन में आ गया, तो ये रेफरेंस फ्रेम होता है। अब कुछ चीजें होती है जो रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करती है, जैसे अपनी पोजीशन रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करती है। कैसे डिपेंड करती है, एक एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे मान लो कि तुम्हारी जो क्लास है वो फर्स्ट फ्लोर पर है, तो जो ग्राउंड फ्लोर पर बच्चे बैठे हुए हैं उनके हिसाब से तुम्हारी पोजीशन ऊपर है, ठीक है, और जो सेकंड फ्लोर पर बच्चे बैठे हुए हैं उनके हिसाब से तुम्हारी पोजीशन नीचे है। जो नीचे ग्राउंड फ्लोर पर बच्चे हैं उनके हिसाब से तुम ऊपर बैठे हुए हो, और सेकंड फ्लोर वाले बच्चों के हिसाब से तुम्हें नीचे बैठे हुए हो। अब एक चीज नोटिस करो, तुम तो तुम्हारी जगह ही बैठे हुए हो, लेकिन पोजीशन चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है। रेफरेंस फ्रेम से एक रेफरेंस फ्रेम बता रहा है कि तुम ऊपर बैठे हो, एक रेफरेंस फ्रेम के बेस पे देख रहे हैं तो फिर नीचे बैठे हुए हैं। तो इसका मतलब पोजीशन डिपेंड्स ऑन रेफरेंस फ्रेम बट चार्ज नॉट डिपेंड्स ऑन रेफरेंस फ्रेम। इसे डिपेंड नहीं करता है चार्ज रेफरेंस फ्रेम पर। एग्जांपल बता देता हूं, मान लो कि इस मार्कर पर 2 माइक्रो कूलम का चार्ज है, तो मेरे हिसाब से भी 2 माइक्रो कूलम का चार्ज। अगर कोई लड़का नीचे मान लो कि ग्राउंड फ्लोर पर खड़ा हुआ है, उसके हिसाब से भी 2 माइक्रो कूलम का चार्ज होगा। सेकंड फ्लोर वाला लड़का होगा, उसके हिसाब से भी 2 माइक्रो कूलम का चार्ज होगा। इट मींस चार्ज नॉट डिपेंड्स ऑन रेफरेंस फ्रेम। रेफरेंस फ्रेम चेंज कर दिया और चार्ज की क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं है। ये बात हो गई इसकी। उसके बाद में आ जाओ बेटा फिफ्थ नंबर, चार्ज कंजर्वेशन। चार्ज कंजर्वेशन ये जो टॉपिक है ना, ये अपन डिटेल से पढ़ेंगे भाई। टोटल चार्ज कंजर्व इन ए सिस्टम, तो ये आगे बढ़ा दूंगा। इसके बारे में थोड़ा सा बता भी दिया था मैंने फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी में, और आगे बताऊंगा तो डिटेल से बताएंगे तो भी पढ़ाएंगे। उसके बाद में इसकी चार्ज की जो सिक्स्थ प्रॉपर्टी है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। ये टॉपिक जो है ये भी इसके बाद में अपन डिटेल से पढ़ेंगे, तो वहां एक्सप्लेन करूंगा। इट इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इट इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो ये भी आगे क्लियर करेंगे। एक प्रॉपर्टी है इसकी 7th नंबर, चार्ज नॉट डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी। चार्ज ये है नॉट डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी और स्पीड। देखो एक चीज बता देता हूँ, मास डिपेंड्स ऑन स्पीड बट चार्ज नॉट डिपेंड्स ऑन स्पीड। मास डिपेंड करता है, मास जो है स्पीड के अकॉर्डिंग चेंज होता ही रहता है अपने पास, उसमें चेंज आता ही चला जाएगा। लेकिन हमेशा ध्यान रखो कि चार्ज नॉट डिपेंड्स ऑन स्पीड और वेलोसिटी। मास चेंज होता रहता है, जैसे जैसे अपने पास स्पीड इंक्रीज होती चली जाती है, मास में इंक्रीज होता चला जाता है। आगे अपन न्यूक्लियर फिजिक्स वाले जो चैप्टर हैं वहां स्टडी करेंगे। अब इनमें से दो टॉपिक जो थे उनको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। एक तो चार्ज कंजर्वेशन है और दूसरा जो है अपने पास है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है। तो इन दोनों को क्लियर कर। चलो जी, सबसे पहले आता है चार्ज कंजर्वेशन।
चार्ज कंजर्वेशन है रूल। अपन ये जानते हैं अकॉर्डिंग टू दिस रूल चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। देखो भाई, charge cannot be created or destroyed, it is transferred from one object to another object। जैसे अपने पास एनर्जी कंजर्वेशन होता है वैसे ही चार्ज कंजर्वेशन है। तो इसका एग्जांपल मैंने पहले बता भी दिया है। चार्ज कंजर्वेशन होता है ना फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी में, जैसे अपने पास हेयर एंड ये मान कर ले लो या पेन ले लो, हेयर एंड पेन को आपस में रब करते हैं तो पहले दोनों पर कोई चार्ज नहीं था तो दोनों न्यूट्रल थे। उसके बाद में क्या किया हमने, दोनों की रबिंग की। जैसे ही रबिंग करते हैं एक पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा एक पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, तो दोनों चार्ज अमाउंट में इक्वल हो गए तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा, जीरो। पहले भी सिस्टम में नेट चार्ज जीरो था, बाद में भी सिस्टम में नेट चार्ज जीरो है। इट मींस चार्ज कंजर्व्ड इन दिस एक्शन। ठीक है। इसके अलावा अपने पास है जैसे वो बैलून और बच्चे के छोटे बच्चे के बालों वाला एग्जांपल है, उसमें भी ये रहता है कि बैलून और बच्चे के बाल दोनों जो है इनिशियली न्यूट्रल रहते हैं। जब अपन बैलून को बालों से रब करते हैं तो एक पर पॉजिटिव चार्ज आएगा एक पर नेगेटिव चार्ज आएगा और टोटल चार्ज जो है वापस जीरो के इक्वल हो जाता है। ये तो थ्योरेटिकल एग्जांपल है ना। मैथमेटिकल एग्जांपल ये अपने पास आते हैं। ये है ये न्यूक्लियर रिएक्शन है, ये लिखा हूं ना, ये न्यूक्लियर रिएक्शन। इसमें चार्ज कंजर्वेशन कैसे होता है, यूरेनियम 238 92, इससे अल्फा पार्टिकल का एमिशन होता है। ये अल्फा पार्टिकल का एमिशन होता है एंड अल्फा पार्टिकल जो होता है हीलियम 42 होता है। जो नया पार्टिकल बनता है वो थोरियम बनता है। ये 90 हो जाता है, ये 234 हो जाता है। यूरेनियम 92 238, इससे अल्फा पार्टिकल निकला, थोरियम का न्यूक्लियस बन गया। अल्फा पार्टिकल इट इज न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, कल भी क्लियर कराया था। तो सबसे पहले अपन चले चार्ज बिफोर रिएक्शन। तो ये न्यूक्लियस है तो इसमें 92 प्रोटॉन्स हैं। न्यूट्रॉन तो काउंट ही नहीं करेंगे क्योंकि न्यूट्रॉन चार्जलेस होते हैं अपने पास। तो सबसे पहले 92 प्रोटॉन हो गए, उस 92 प्रोटॉन्स पर चार्ज कितना हो गया, प्लस में 92 इलेक्ट्रॉन के इक्वल हो गया। उसके बाद में आ जाओ यहाँ पर अगर देखोगे ये 2 प्रोटॉन चार्ज हो गया प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन के इक्वल। यहाँ से आ जाओ ये 90 प्रोटॉन, इसमें चार्ज हो गया प्लस में 90 इलेक्ट्रॉन के इक्वल। इन दोनों का टोटल किया प्लस में 92 इलेक्ट्रॉन। तो अब एक बार देखो इनिशियल चार्ज एंड फाइनल चार्ज आर equal in this reaction so that net charge conserved in a given system। और अपन ये कह सकते हैं net charge is constant in a system। तो टोटल चार्ज कांस्टेंट हो गया। एक एग्जांपल इसका वो बता देता हूं, ये है भाई देखो भाई ये है इनहेलिएशन। वो कल कोई लड़की कर रही थी कि इनहेलिएशन में क्या होता है, तो ये है इनहेलिएशन में। अब देखो एक बार ये इलेक्ट्रॉन ये पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जब दोनों मिलते हैं तो ये गामा पार्टिकल बनता है फिर गामा पार्टिकल बन जाता है। इसमें होता क्या है अपने पास, यहाँ से अगर देखोगे टोटल चार्ज ये नेगेटिव यहाँ से भी अगर देखते हो तो इसमें भी टोटल चार्ज किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाता है। अपन ये कह सकते हैं इनिशियल चार्ज इज इक्वल टू फाइनल चार्ज सो दैट नेट चार्ज कंजर्व्ड इन ए गिवन सिस्टम। क्लियर, एनी डाउट? चलें आगे। चलो नेक्स्ट है क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज।
वैल्यू क्वांटिजेशन ऑफ ए चार्ज। देखो मैं तुम लोगों को एक बात बता देता हूँ, जिसमें क्वांटा टर्म जहां कहीं भी आएगा ना अपने पास, है ना, तो एक चीज ध्यान दे लेना कि क्वांटा टर्म जहां कहीं भी आता है इट मींस पैकेट या बंडल, और जब पैकेट और बंडल होंगे तो इसका मतलब कंटिन्यूटी नहीं रहेगी अपने पास, कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज ही पॉसिबल हो, ऑल वैल्यूज पॉसिबल नहीं हो, उसको बोलते हैं भाई क्वांटिजेशन। फोटोन की जो नेचर होती है ना वो भी क्वांटाइज होती है। कैसे? फोटोन जो होता है एनर्जी का पैकेट होता है, वन फोटोन, उसके बाद में सीधा टू फोटोन, फिर थ्री फोटोन। ऐसा नहीं हो सकता कि तुमको कोई कह दे कि 2.5 फोटोन आ रहा है, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि फोटोन जो है एनर्जी का पैकेट है। तो वन पैकेट के बाद में सीधा टू पैकेट, टू के बाद में थ्री आएगा, थ्री के बाद में फोर आएगा। तो क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज का मीनिंग है कि चार्ज ऑन ए मैटर और मटेरियल is not continuous, मतलब all values of charge is not possible. Charge on a material is a not continuous, it is in form of quanta, and a quanta of charge is equal to charge of electron. Quanta is a quanta of electron, quanta of charge is a in form of electron, so that we can say that charge on any object is always whole multiple of charge of electron. इसका मीनिंग ये है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो टोटल चार्ज होगा वो हमेशा किसके अपने पास मल्टीप्लाई में होगा, वो हमेशा ही ये मान के चलो कि इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मल्टीप्लिकेशन में ही पॉसिबल होता है भाई। ऐसा नहीं हो सकता, चार्ज के होल मल्टीपल में ही पॉसिबल होगा। कैसे होगा मैं और क्लियर करा देता हूँ यहाँ से। कैसे? जैसे किसी को चार्ज दे रहे हैं या तो जीरो, अगर अपन मान लो नेगेटिव चार्ज दे रहे हैं तो एक इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, एक के बाद में सीधा टू इलेक्ट्रॉन, फिर थ्री इलेक्ट्रॉन दे सकते हो, तो ये नेगेटिव में चार्ज हो सकता है। पॉजिटिव में चार्ज कैसे कैसे दे सकते हो, प्लस में इलेक्ट्रॉन, प्लस में टू इलेक्ट्रॉन, प्लस में थ्री इलेक्ट्रॉन, ऐसे चार्ज दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं? ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि अपन किसी को 1.2 इलेक्ट्रॉन दे दें या 2.5 इलेक्ट्रॉन दे दें या 3.2 इलेक्ट्रॉन दे दें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? रीजन ये है, इलेक्ट्रॉन जो है फंडामेंटल पार्टिकल है, फंडामेंटल पार्टिकल जो होते हैं उनके पार्ट्स नहीं हो सकते, इलेक्ट्रॉन को डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे कोई कहे कि भाई 0.33 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब आपके पास ये पॉसिबल ही नहीं है, उसने इलेक्ट्रॉन के टुकड़े कर लिए, इलेक्ट्रॉन को डिवाइड कर लिया। अपन ये जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट ए पॉसिबल। इट मींस ये जो वैल्यू है ना 1.2 इलेक्ट्रॉन, 2.5 इलेक्ट्रॉन, ये वैल्यू पॉसिबल नहीं हो सकते। केवल कौन से वैल्यू पॉसिबल होंगे? पहले 1 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद में सीधा 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 3 इलेक्ट्रॉन। तो अपन ये कह सकते हैं चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज whole multiple of charge of a electron. It is called quantization of a charge. Quantization of charge is proved by Millikan's oil drop experiment. चार्ज की जो क्वांटाइज नेचर है ये किससे प्रूव करते हैं? मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से प्रूव करते हैं। ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट यूज में लेते हैं और उससे चार्ज का जो क्वांटिजेशन नेचर है उसको प्रूव किया जाता है। अब इन दोनों को मिला के मैथमेटिकल फॉर्म में ये लिख सकता हूं क्या, प्लस माइनस n। देखो ऐसे हियर n इज इक्वल टू 0 1 2 3 n तक चले जाएंगे पास। कैसे? अगर 0 रखोगे तो ये 0 आंसर आ जाएगा, अगर 1 रखोगे तो ये डिग्री वैल्यू आ जाएगी चार्ज की। 0 प्लस माइनस e प्लस माइनस 2e प्लस माइनस 3e, ये वैल्यू हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं अपने पास। तो ये q इज इक्वल टू प्लस माइनस n, ये सीधा फॉर्मूला है, ये क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज को शो करता है। अब अपन चलते हैं
ये फॉर्मूला आपके पास क्या यूज में आता है वो और देखते हैं इसको। देखो जी भाई ये है फॉर्मूले का यूज है। सबसे पहले आता है q इक्वल टू n इक्वल टू q कोनी। इससे अपन एक चीज तो ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करना पड़ेगा चार्ज करने के लिए, कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करना पड़ेगा चार्ज करने के लिए। दूसरी बात अपन ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि मास में कितना चेंज आ जाएगा अगर इतना चार्ज लेंगे तो। जैसे एक एग्जांपल बता देता हूं, सपोज दैट ये चार्ज है 1.6 माइक्रोकूलम। यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा वो देखो एक बार। 1.6 10 to power -6 1.6 10 to power 19 इस कैंसिल आउट हो गया। सॉर्ट आउट अगर करते हो 10 to power 13। इसका मतलब अगर किसी सब्सटेंस को इतना चार्ज देना है तो कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करना पड़ेगा। यहाँ से देखोगे तो 10 to power 13 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करना पड़ेगा। अब आ जाओ जितने इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर में कितना मास चेंज होगा वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। उसका तरीका ये है, अगर 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ तो 1 इलेक्ट्रॉन का मास कितना हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। 3 हुआ 3 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अगर n इलेक्ट्रॉन रिमूव किए या n इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किए तो फिर डेल्टा n इज इक्वल टू n मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इससे ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि उस ऑब्जेक्ट के मास में कितना चेंज आ जाएगा। देखो ये लिख सकते हैं डेल्टा n का वैल्यू जैसे 10 to power 3 यहाँ से 9.1 10 to power -31 हो जाएगा। फिर 10 to power 13 9.1 10 to power -31 इसको सॉर्ट आउट करके अपन मास फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे बात समझ में। उसके बाद अपन चलते हैं अब जैसे अपने को चार्ज देते हैं और ये पूछे कि ये चार्ज पॉसिबल है या नहीं। ये पूछे कि ये चार्ज पॉसिबल है या नहीं है तो चेक कैसे करें। जैसे अपने को दे दिया 6.4 माइक्रोकूलम और पूछा कि पॉसिबल है या नहीं। तो देखो भाई इससे पता नहीं चलेगा वो पॉसिबल है कि नहीं। q इक्वल टू n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करो। n इक्वल टू q कोनी उनका वैल्यू 6.4 10 to power -6 1.6 10 to power -19। यहाँ से सॉर्ट आउट करोगे 4 into 10 to power 13। ये जो नंबर है वो नंबर है कि नहीं और नंबर है। इसका मतलब ये हुआ कि इतना अपने पास ये चार्ज पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि ये और नंबर आ गया कि नहीं आ गया तो इतने इलेक्ट्रॉन रिमूव भी कराए जा सकते हैं, इतने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट भी किए जा सकते हैं। इसे मैं भी जोड़ सकता हूँ। मान लो कि ये आ गया, ये पॉसिबल है या नहीं है भाई कौन जवाब देगा। देखिए अगर इलेक्ट्रॉन का नंबर ये आ गया इज इट पॉसिबल और नॉट है या नहीं है। मैसेज कर दो है भाई। मैसेज ये किया है इसने पॉसिबल है भाई गजानंद ने श्याम प्रताप ने। अच्छा कैसे है पॉसिबल देखो ये पॉइंट के बेस पे बन रहा हो। ये पॉइंट तो ये लो यहाँ गया 234 into 10 to power 10 so that ये पॉसिबल। अगर n का वैल्यू आ जाए 4/3 into 10 to power 14 ये पॉसिबल है कि नहीं। अब ये और बताओ ये पॉसिबल है क्या है। अरे गजानंद ये पॉसिबल कैसे होगा। 4 को 3 से डिवाइड करेगा तो पॉइंट ही नहीं रुकेंगे। ये पॉसिबल नहीं है भाई। कैसे 1.333 चलते चले जाओगे इट इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है। तो आ गया अपने पास कौन सा चार्ज पॉसिबल हो सकता है कौन सा नहीं हो सकता है। ठीक है
अब चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो ये अपने पास, अगर जिसको लेना हो, ताकि अगर कोई दिन में देखना चाहे तो देख सकता है, और कोई अगर कॉपी में भी उतारना चाहे तो इसको एक्स्ट्रा उतारना चाहे तो बना उतार सकता है। चलो आगे अपन चलते हैं। एक क्वेश्चन है हमारे एनसीईआरटी का ही है, फाइंड आउट है टोटल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इन ए कप ऑफ वाटर। एग्जांपल है फाइंड आउट है टोटल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इन ए कप ऑफ वाटर। देखो एक कप पानी में अपने पास एक कप वाटर में कितना पॉजिटिव चार्ज होगा कितना नेगेटिव चार्ज होगा वो फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो आ जाओ, अब एक कप वाटर दिया तो एक कप पानी में एक कप वाटर में कितनी क्वांटिटी होती है, अभी कितने मिलीलीटर का होता है एक कप? कोई बता सकता है कितने मिलीलीटर का माना जाता है एक कप? देखो इंग्लिश सिस्टम में, अंग्रेजों में या इंग्लैंड में इनमें जो सिस्टम माना जाता है ना अपने पास, एक कप जो है वो 250 ml का माना जाता है। हाँ भाई ये गजानन ने सही आंसर दिया, 250 ml का माना जाता है। अपने घर वाले कप में मत जाना, अपने घर वाले कप में तो सब नाम जाए है ना, इसीलिए फिर अपन ये कहते हैं कि चाय का बना दिया, या अपने पास कप छोटे होते हैं फिर अपन ये कहते हैं कि छोटे वाला कप जो है छोटे भाई को टिका होगा, बड़े वाला कप में रखो। तो कप की जो क्वांटिटी होती है एक्चुअल में 250 ml होती है। बस बड़ा कप जिसको कहते हैं, इसको कॉफी मग कह सकते हैं, 250 ml का होता है। तो सबसे पहले वाटर की क्वांटिटी कितनी होगी, वॉल्यूम हो गया इसका 250 ml हो गया। अब अपन चलते हैं, पानी में ऐसा होता है भाई जितने मिलीलीटर वॉल्यूम होता है उतने ग्राम मास होता है उसका। पानी में होती है, वो में नहीं होती क्योंकि डेंसिटी बनी ली जाती है। तो इसका जो मास हो जाएगा अगर डिवाइड करोगे तो 250 ग्राम मास हो गया आपके पास। H2O है, अब आ जाओ H2O है, इसका मोलर मास निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 2 + 16 ये 18 हो गया इसका मोलर मास। केमिस्ट्री के बेस पे चल रहा हूं। अब ये बताओ टोटल मॉलिक्यूल्स इन्हें गिवन मास कितना हो जाएगा ये बता दो। टोटल मॉलिक्यूल्स मान लो कि n है, तो फॉर्मूला ये है स्मॉल n अपॉन कैपिटल N इनटू n। ये है अपने पास स्मॉल n अपॉन कैपिटल N इनटू n, मास गिवन इन द मोलर मास इनटू n। तो टोटल मॉलिक्यूल्स हो गए वाटर के इसमें ये 250 अपॉन 80 क्या होगा नंबर 6.023 10 23। ये तो मॉलिक्यूल का नंबर हो गया। अब आ जाओ एक मॉलिक्यूल में कितना पॉजिटिव चार्ज होगा और कितना नेगेटिव चार्ज होगा वो देखो। ये है H2O, ठीक है ना, H2O, H ऑक्सीजन है। पहले आ जाओ H11 लिखते हो, ये भी 1 लिखते हो। इसके बाद आ जाओ 8 and 16 लिखते हो। इसमें पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा प्लस में की, इसमें भी प्लस में की, इसमें प्लस में 8 इलेक्ट्रॉन। अब आ जाओ जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना क्या होता है नेगेटिव चार्ज, माइनस में की और माइनस में 8। टोटल पॉजिटिव चार्ज हो गया प्लस में 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें माइनस में 10 इलेक्ट्रॉन। अब
एक मॉलिक्यूल में इतना चार्ज है तो n मॉलिक्यूल्स में कितना चार्ज हो जाएगा वो फाइंड आउट कर सकते हो। सो दैट चार्ज पॉजिटिव चार्ज है पहले पॉजिटिव चार्ज इन ए गिवन वाटर। तो ये रहा सीधा तरीका। एक मॉलिक्यूल पे चार्ज है 10 इलेक्ट्रॉन के इक्वल, तो प्लस में 10 इलेक्ट्रॉन इनटू ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कर दो इसमें n हो गया 10 इलेक्ट्रॉन, n का वैल्यू 250 अपॉन 18 इनटू 6.023 इनटू 10 टू पावर 23 सॉर्ट आउट कर लेना। ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो केवल कुछ नहीं करना है, पॉजिटिव चार्ज के बाद में यहाँ पर नेगेटिव चार्ज में माइनस ले लेना, बाकी कुछ नहीं करना है। इलेक्ट्रॉन का वैल्यू 1.6 10 टू पावर माइनस 19 गुना कर देना। ठीक है, बाकी अपन कर लेंगे। थैंक यू। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो।